अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 में हम लिक्विड को कंप्लीट कर चुके और इस चैप्टर के सेकंड हाफ को स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स। सॉलिड क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो रिजिड होती है और इसके साथ साथ हार्ड भी। इसकी शेप डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी। इसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी ज़रे हों वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इन पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स पाई जाती है। कोहेसिव फोर्स कहते हैं किसी सब्सटेंस के ज़रों की आपस में फोर्स। अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ने की सलाहियत रखे तो वो एडहेसिव फोर्स होती है। यहाँ एडहेसिव नहीं बल्कि हम कोहेसिव फोर्स पढ़ रहे हैं। और इनमें मॉलिक्यूल आज़ादी से मूव नहीं कर सकते, यानी इनमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन नहीं पाई जाती। हाँ, अपनी जगह पे थोड़े बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सॉलिड्स के मॉडल्स हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और इसमें हाईली पैक्ड फॉर्म के अंदर थर्ड डायग्राम में शो किए गए हैं। इब्तिदाअन हमें इल्म होना चाहिए कि सॉलिड्स की अक़साम कितनी हैं। तो दो अक़साम हैं। एक इसकी जो टाइप है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि दूसरी एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? एक ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें पार्टिकल्स यानी ज़रे, और ये ज़रे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनकी वजाहत चंद लेक्चर्स बाद में आएगी। तो बहरहाल जो भी पार्टिकल्स हों वो डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न के साथ पूरे सॉलिड के लैटिस के अंदर अरेंज्ड होते हैं। यानी ज़रे एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जी एक्सिस के अलांग एक ख़ास तरतीब रखते हैं। मसलन कौन से सॉलिड्स क्रिस्टलाइन हैं? सोडियम क्लोराइड यानी नमक और डायमंड यानी हीरा। आपके सामने चंद सॉलिड्स हैं और बिल्कुल सेंटर में आपको डायमंड नज़र आ रहा है और दूसरे में आप टेबल साल्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को मुलाहजा कर सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स यानी ज़रे ये प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में नहीं होते, बल्कि इसके बरअक्स रैंडमली पाए जाते हैं, बेतरतीबी की हालत में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर गिलास यानी शीशा और रबर एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं एक में कॉटन कैंडी है जिसमें यह है तो सॉलिड फॉर्म, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स किसी ख़ास तरतीब के हामिल नहीं होते। यहाँ पे आप मुलाहजा कर सकते हैं गिलास, ये गिलास मेड है यानी शीशे का बना हुआ गिलास है। दूसरा रबर, ये एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं।
क्रिस्टलाइट्स। इसमें एक बात नोटेबल है कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ज़रों की तरतीब नहीं होती। एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले लें आप एमॉर्फस सॉलिड का, तो एक लंबी रेंज तक उसको हज़ारों लाखों करोड़ों एटम्स को या मालिक्यूल्स को या आइंस को, जिस किस्म के ज़रे हैं, वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करते जाएं तो उनमें कहीं भी तरतीब आपको नज़र नहीं आएगी। लार्ज स्केल पे कोई तरतीब नज़र नहीं आती। हाँ, उस बहुत बड़े लैटिस के अंदर कहीं कहीं थोड़े बहुत रीजन के अंदर पार्टिकल्स थोड़ी बहुत अरेंजमेंट रखते हैं। तो किसी भी एमॉर्फस लैटिस का या टुकड़े का या पीस का वो हिस्सा छोटा सा जहाँ ज़रे ख़ास तरतीब से पाए जाएं, वो क्रिस्टलाइट कहलाता है। हमें डिफरेंस आना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और एमॉर्फस सॉलिड में। वन बाय वन हम देखेंगे शेप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप्स ज्योमेट्रिक होती हैं। इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे। और एमॉर्फस सॉलिड में ज्योमेट्रिक शेप्स नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते जाएं तो वो मेल्ट नहीं होगा और किसी ख़ास टेम्परेचर पे जाकर एकदम से मेल्ट हो जाएगा। इसके बरक्स एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प नहीं होते। उनको हीट करते जाएं तो किसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, मगर उस टेम्परेचर पे एकदम से मुकम्मल तौर पर वो मेल्ट नहीं होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह, बल्कि कुछ हिस्सा उनका मेल्ट हो जाएगा। कुछ मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मज़ीद क्वांटिटी मेल्ट हो जाएगी, मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे मज़ीद मेल्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं शार्पनेस का ना होना। यहाँ गाजियन कर्व बनती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट्स की कर्व देखते हैं तो वो शार्प आती है। एनआइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आ जाएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सिमेट्रिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स एसिमेट्रिक होते हैं, यानी सिमेट्रिक के उलट सिमेट्रिक नहीं होते। डिटेल बाद में आ जाएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स इस अमल से कुल्लियतन आरी होते हैं। डिटेल बाद में आएगी इनकी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दरअसल ट्रू सॉलिड्स कहलाए जाने के हकदार हैं, ये असल सॉलिड होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं और इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स का नाम भी देते हैं। सूडो का मतलब है जाली, नकली। एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी भी इनकी लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। यूनिट सेल, ये दो बुनियादी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, इनका बड़ा इस्तेमाल होगा आइंदा जितने भी लेक्चर सॉलिड के होंगे। तो इस पोर्शन के अंदर इन दो हिस्सों का, यूनिट सेल का और नेक्स्ट टॉपिक का, बहुत ज़्यादा आप अमल दखल पाएंगे। तो इसको समझ लें अच्छे तरीके से, बड़ा आसान सा है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which shows all the characteristic features of the entire crystal।
एक क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा ज़रा जो उस मुकम्मल क्रिस्टल्स की तमाम तर खुसूसियात का नुमाइंदा हो, तमाम तर खुसूसियात का आईनादार हो, उन फीचर्स को, उन खुसूसियात को अपने अंदर समोए हुए हो, उनको डिपिक्ट करे। जैसा कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक लेवल पे कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर भी ज़रूर कार फरमा होते हैं। इसी तरीके से एक बड़े क्रिस्टल लैटिस की जो खुसूसियात होंगी उस क्रिस्टल के सबसे छोटे हिस्से के अंदर भी वो तमाम तर खुसूसियात पाई जाएंगी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल दरअसल किसी भी क्रिस्टल लैटिस की एक खिश्त होती है, उसकी ईंट होती है। जैसे कि इमारत ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। आप देखेंगे हम सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल को स्टडी कर रहे हैं आज, जो कि क्यूबिक है। क्यूबिक यूनिट सेल एक मुरब्बा नुमा शक्ल, ज्योमेट्रिक शेप आपके सामने आ गई। एक और ज्योमेट्रिक शेप, यहाँ इनके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स पड़े हैं। एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, शेप के अंदर ये ढल चुके हैं। 8 अदद ज़रे 8 अदद कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर चुके। ये एक्स एक्सिस के अलांग दो ज़रों के माबैन जो फासला है इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, और ए के बिलमुकाबिल यानी इसके बिल्कुल सामने जो एंगल बनेगा उसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं। वाई एक्सिस पर दो ज़रों के माबैन जो डिस्टेंस है इसको पहचान की खातिर हम बी से ज़ाहिर करते हैं, और बी के बिलमुकाबिल जो एंगल बनेगा इसको हम बीटा से ज़ाहिर करते हैं। जबकि जी एक्सिस के अलांग दो पार्टिकल्स के माबैन फासला सी से ज़ाहिर किया जाता है, और इसके बिलमुकाबिल जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो गैमा कहलाता है। आपकी टेक्स्ट बुक और अदर बुक्स कहती हैं कि बी और सी लेंथ के दरमियान एंगल अल्फ़ा है, ए और सी के दरमियान बीटा है, जबकि ए और बी के दरमियान एंगल गैमा कहलाता है। तो इस तरीके से याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले पैटर्न बताया कि एक्स एक्सिस के अलांग जो लेंथ है वो ए, और ए के बिल्कुल सामने जो एंगल होगा उसको अल्फ़ा कह देंगे। वाई एक्सिस के अलांग लेंथ बी, और इसके बिल्कुल सामने एंगल बीटा कहलाएगा, और जी एक्सिस के अलांग जो लेंथ है वो सी, और इसके बिलमुकाबिल जो ज़ाविया बन रहा है वो गैमा कहलाएगा। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। लिखने में पेपर्स के अंदर बेशक आप बुक वाली स्टेटमेंट ही लिख दें। इसमें 3 एंगल्स हैं और 3 लेंथ्स हैं। जो 3 लेंथ्स हैं ये हैं ए, बी एंड सी। ये गलती से ए कैपिटल लग गया है, आप इसको संभाल कर लेंगे। तो ये तीनों
जो लंबाइयाँ हैं आपस में एग्जैक्ट इक्वल होती हैं, यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिक शेप है क्यूबिक सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस के एलांग दो ज़र्रों के माबैन फासला ए, वाई एक्सिस के एलांग दो ज़र्रों के दरमियान फासला बी और जी एक्सिस के एलांग दो ज़र्रों के माबैन फासला सी, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होता है। और इसी तरीके से तीनों एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल होते हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तीनों लंबाइयाँ और तीनों जाविये यानी all three lengths and all three angles collectively called unit cell dimensions, and other name of unit cell dimensions is crystallographic elements। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशंस या व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। आप कहेंगे all three lengths and all three angles of the unit cell are collectively called unit cell dimensions or crystallographic elements। For example, for cubic system, A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma equal to 90 डिग्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, द एरे ऑफ पॉइंट्स। एरे कहते हैं सेट को, जैसे कप्स का एक सेट होता है, चूड़ियों का एक सेट होता है, जग और गिलास का एक सेट होता है। इस तरीके यहाँ भी एक सेट है, एक एरे है, द एरे ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का, रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल। और ये जो सेट है पॉइंट्स का, तो इसमें बेसिकली पॉइंट्स या क्रिस्टल के अंदर एटम्स को जाहिर कर रहे होंगे, या क्रिस्टल के अंदर अगर आयन्स हैं तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, या क्रिस्टल के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और इनको 3 डायमेंशनली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस के अलांग तरतीब के साथ रखा जाता है, जो तरतीब उनके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। वही इसकी डायग्राम ड्रा करते हुए भी हम शो करते हैं। ये यूनिट सेल है और उसके लेफ़्ट साइड पे आप मुलाहजा कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे यूनिट सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और मिल के एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। यहाँ जो छोटी छोटी बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दरअसल पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स मिल के एक सेट बना रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। और ये पॉइंट्स क्या चीज़ें हैं भाई? अगर क्रिस्टल के अंदर सारे एटम्स हैं तो ये पॉइंट सारे एटम्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अगर क्रिस्टल के अंदर आयन्स हैं तो ये पॉइंट्स भी आयन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे ज़रे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये पॉइंट्स भी उन मॉलिक्यूल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर इनकी XRD की जाए, यानी एक्स रे डायफ्रैक्शन की जाए किसी भी क्रिस्टल की, तो इस किस्म का आपको पैटर्न मिलता है। तो इस पैटर्न को आप मज़ीद एक दूसरे के साथ लाइनें मिला के यूँ इस हालत में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर मोस्ट लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम लेवल पे आपको एक यूनिट सेल नज़र आ रहा है।
तो इस तरीके से इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, इसके दाएं जाने भी यूनिट सेल्स हैं, तो बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। अगर 10 यूनिट सेल्स एक्स एक्सिस के अलांग हैं तो एक यूनिट सेल की जो लंबाई थी a ज़रब 10, और इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलांग भी 10 हैं तो उसकी जो लंबाई थी ज़रब 10, और जी एक्सिस के अलांग भी अगर 10 यूनिट सेल्स पाए जाते हैं तो एक यूनिट सेल की लंबाई ज़रब 10। तो उन्हीं यूनिट सेल्स की जो असल डायमेंशंस हैं वो उसके पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर भी मिनो अन पाई जाएंगी। लेंथ्स भी वही होंगी या उन्हीं लेंथ्स का मल्टीपल होगा, और एंगल्स भी 100% वही होंगे जो यूनिट सेल के अंदर थे। यूनिट सेल्स की तमाम खुसूसियात बड़े क्रिस्टल के अंदर पाई जाती हैं और बड़े क्रिस्टल की तमाम तर खुसूसियात उसके यूनिट सेल के अंदर पाई जाती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।